नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे के बारे में चर्चा की थी। अब मैं आपका अगला अध्याय या अगली इकाई 2 जो साझेदारी लेखे से संबंधित है उसके बारे में चर्चा करूँगा। मैं कमलेश आनंद, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 सागर से हूँ। आप पूर्व परिचित हैं मुझसे। क्या है विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमें अपने व्यवसाय को या एक व्यवसाय को बढ़ाना होता है, और वह अनेक प्रकार के ऐसे कार्य या प्रयास करता है कि जिससे वो उसका व्यवसाय आगे बढ़े या विस्तृत हो। आप लोगों ने 11वीं में एकल व्यवसाय के बारे में पढ़ा होगा। उसकी जो कमियां हैं उन कमियों को सुधार करने या दूर करने के उद्देश्य से साझेदारी व्यवसाय का विकास हुआ। आज हम इसी के आधार पर अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे पहले कि साझेदारी क्या कहलाती है, साझेदारी का अर्थ क्या होता है। तो साझेदारी के अर्थ में साझेदारी का अर्थ होता है साझा करना या आपस में बांटना। कहने का मतलब है जब हम किसी चीज़ को आपस में बांटते हैं तो यह साझा कहलाता है। अब परिभाषा के रूप में देखें, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के या बिना समझौते के लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वैधानिक व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं तथा उससे प्राप्त लाभ को आपस में बांटते हैं, जिनका दायित्व असीमित होता है, उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। ये ऐसी परिभाषा है विद्यार्थियों जिसमें ये देख रहे हैं आप लोग, जो लाल हाईलाइट अक्षर हो रहे हैं या शब्द हो रहे हैं, यदि ये परिभाषा तैयार कर ली तो इसमें आपकी विशेषताएं भी समाहित हो जाएंगी। जैसे अब इसकी विशेषताएं देखें अपन तो सदस्य संख्या अभी देखा अपन ने कि साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक है, क्योंकि साझेदारी व्यवसाय एक व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति करेगा तो वह एकल व्यवसाय कहलाता है, एकल स्वामित्व व्यवसाय कहलाता है। तो साझेदारी की पहली विशेषता है कम से कम 2 सदस्य। और सामान्य साझेदारी की दशा में अधिकतम 20 सदस्य और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। ये जो व्यवस्था है यह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार है। अगली विशेषता है समझौता या अनुबंध या ठहराव होना। जब भी कोई साझेदारी व्यवसाय स्थापित होता है तो जो सदस्य होते हैं वो आपस में कोई ना कोई समझौता
ज़रूर करते हैं या किसी अनुबंध का ज़रूर होता है या कोई ठहराव ज़रूर होता है। यह जो ठहराव है वह लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। तो साझेदारी व्यवसाय में अनुबंध या ठहराव या समझौता होना आवश्यक होता है। फिर जिस उद्देश्य से साझेदारी स्थापित की गई है तो वह वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। मतलब जब भी साझेदारी स्थापित की जाएगी तो उसका उद्देश्य वैधानिक व्यवसाय करना ही होना चाहिए। डाका डालने, चोरी करने के उद्देश्य से जो साझेदारी स्थापित की जाए तो वह अवैधानिक कहलाएगी। अगली विशेषता है आपसी सहमति। जो सदस्य साझेदारी व्यवसाय में सम्मिलित होना चाहते हैं या हो रहे हैं उनकी आपसी सहमति होना ज़रूरी है। अर्थात जितने सदस्य शामिल होते हैं उनकी सहमति होती है। किसी भी व्यक्ति को जोर ज़बरदस्ती से साझेदारी में सदस्य नहीं बनाया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो वह अवैधानिक साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा। इसके बाद लाभ का विभाजन। साझेदारी का उद्देश्य ही होता है लाभ का बंटवारा। अर्थात जो भी साझेदार जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं। अगली विशेषता है असीमित दायित्व। जो साझेदार होते हैं उनका जो दायित्व है वह असीमित होता है। कहने का मतलब यदि साझेदारी फर्म में या व्यवसाय में कोई हानि होती है तो उस हानि को पूरा करने के लिए साझेदार अपनी संपत्ति का प्रयोग करते हैं, पूंजी का प्रयोग करते हैं। यदि उससे भी पूरी नहीं होती वह हानि तो उन्हें अपनी निजी संपत्ति को बेचकर उस हानि को पूरा करना पड़ता है। इसके बाद है अगला साझेदारी संलेख। संलेख क्या होता है तो बता दें कि किसी साझेदारी व्यवसाय को स्थापित करते समय जो लिखित या मौखिक समझौता या अनुबंध या ठहराव होता है उसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं। एक बात यहाँ ज़रूर ध्यान रखना सभी, जो संलेख होगा वह हमेशा लिखित होगा। ठीक है, तो इसे साझेदारी अंतर्नियम भी कहा जाता है। मतलब ऐसा लिखित दस्तावेज जिसमें साझेदारी से संबंधित नियमावली या सेवा शर्तें होती हैं उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। इसमें उन समस्त बातों का उल्लेख किया जाता है जो भविष्य में होने वाले विवादों का निपटारा करती हैं। फिर है साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें प्रमुख रूप से समाहित होती हैं। तो देखें कि साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातें उल्लेखित होती हैं। साझेदारों के नाम व पते, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य व दायित्व, साझेदारी व्यवसाय की अवधि कि कितनी अवधि तक स्थापित रहेगा, साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी की जो व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं सदस्य वो कितनी पूंजी लगाएंगे, उनके आहरण, साझेदारी व्यवसाय से कौन साझेदार कितना आहरण कर सकेगा उसकी सीमा दी जाएगी इसमें। फिर नए साझेदार का प्रवेश की क्या शर्तें रहेंगी उसका उल्लेख होता है।
फिर कोई साझेदार फर्म के संचालन आदि में भाग लेता है, प्रबंधन में भाग लेता है, तो उसके वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक की व्यवस्था रहती है। फिर साझेदार की निवृत्ति, उसकी से शर्तें होती हैं कि किन शर्तों पर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है या रिटायर हो सकता है। फिर साझेदारी फर्म का विघटन, अर्थात जब साझेदारी फर्म समाप्त होती है। तो ये सभी बातें एक साझेदारी संलेख में उल्लेखित होती हैं। इसके बाद यदि किन्हीं कारणवश समझौता, ठहराव या अनुबंध नहीं रखा गया है तो फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें उन व्यवस्थाओं को मानना आवश्यक होता है। यह जो व्यवस्थाएं हैं, यह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 9 से 17 के अंतर्गत दी गई हैं। तो साझेदारी संलेख के अभाव में कौन से नियम लागू होंगे? प्रमुखतः ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये वो नियम हैं जो आपके व्यवहारिक प्रश्नों के लिए भी उपयोगी होते हैं और आपके सैद्धांतिक भाग के लिए भी उपयोगी हैं। तो पहला है व्यवसाय का संचालन। इसके अंतर्गत कहा गया है कि फर्म के प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में, प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होगा। दूसरा है पूंजी पर ब्याज। इसके अंतर्गत साझेदारों को किसी भी प्रकार का ब्याज पूंजी पर देय नहीं होगा। मतलब साझेदार द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उस पर उन्हें कोई ब्याज प्राप्त नहीं होगा। फिर आहरण पर ब्याज। इसके अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि साझेदार द्वारा जो आहरण किया जाएगा फर्म से, उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। फिर लाभ का विभाजन। इसमें व्यवस्था दी गई है कि साझेदारी फर्म में होने वाले लाभ का समान रूप से विभाजन किया जाएगा। फिर साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज। इसमें बताया गया है कि यदि कोई साझेदार द्वारा फर्म को ऋण दिया जाता है तो ऐसे ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से उस साझेदार को ब्याज पाने का अधिकार होगा। और वेतन एवं कमीशन या पारिश्रमिक आदि की व्यवस्था दी गई है कि फर्म के सदस्य साझेदारों में से सभी सदस्य या कोई साझेदार संचालन में भाग लेता है, फर्म का संचालन करता है, तो उसे उस काम के बदले कोई पारिश्रमिक या वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आता है लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता भी बोलते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि जब व्यवसाय में, साझेदारी व्यवसाय में जब हम व्यवसाय का लाभ हानि खाता तैयार करते हैं तो उससे शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। इस शुद्ध लाभ पर उन सभी सदस्यों का भाग होता है या हिस्सा होता है जो इस साझेदारी व्यवसाय में सम्मिलित हुए हैं। तो
उस शुद्ध लाभ को बांटने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि वितरण खाता कहते हैं। देखें, साझेदारी व्यवसाय में लाभ हानि खाते के बाद साझेदारों के मध्य लाभ बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता कहते हैं। यह एक नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, उनको दिए गए वेतन, कमीशन, बोनस, ऋण पर ब्याज आदि का उल्लेख होता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग लगाकर इनका शेष निकाला जाता है और जो अंत में शेष बचता है वह लाभ या हानि के रूप में होता है, जिसे पूंजी खातों में अर्थात साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये बोर्ड का कभी कभी प्रश्न आता है कि लाभ हानि वितरण या लाभ हानि नियोजन खाते से प्राप्त लाभ को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे साझेदारों के पूंजी खातों में ले जाया जाता है। साझेदारी संस्था के पूंजी खाते। अब जो लाभ या हानि ले जाई गई है उनका लेखा पूंजी खातों में किया जाता है। तो एक साझेदारी फर्म में दो विधियों से पूंजी खाते रखे जाते हैं। एक विधि है स्थिर पूंजी पद्धति और दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। चूँकि नाम से ही स्पष्ट है कि स्थिर पूंजी पद्धति में जो पूंजी होती है वह सदैव स्थिर होती है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जब साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ होता है तो उस समय जो साझेदारों द्वारा पूंजी लगाई जाती है वही पूंजी इसमें तब तक चलती रहती है जब तक साझेदारी फर्म का समापन नहीं हो जाता। कहने का मतलब पूंजी स्थायी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ए और बी दो साझेदार थे, ए ने 10,000 बी ने 20,000 रुपये लगाए हैं और मान लो 10 वर्ष बाद भी हम देखेंगे इनके पूंजी खाते स्थायी पद्धति से तो ए की पूंजी 10,000 ही दिखेगी और बी की पूंजी भी 20,000 दिखेगी। तो स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो प्रकार के खाते रखे जाते हैं। एक साझेदारों का पूंजी खाता, जो भी बताया मैंने कि इसमें पूंजी का ही लेखा होता है केवल, और यह स्थायी प्रकृति की होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा रखा जाता है इसके साथ चालू खाता, जिसमें विभिन्न प्रकार के समायोजन होते हैं। विभिन्न प्रकार के समायोजनों का लेखा होता है कि किस साझेदार को पूंजी पर कितना ब्याज मिला, किस साझेदार को कितना वेतन मिला या कमीशन मिला, इसका उल्लेख होता है, तथा किस साझेदार से आहरण किया गया या आहरण पर ब्याज लिया गया। यदि हम इन दोनों में अंतर देखें तो अंतर देखें कि स्थायी पूंजी पद्धति एवं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में क्या अंतर हैं। तो देखें अंतर का आधार पूंजी शेष। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी शेष प्रति वर्ष समान रहता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में इसका शेष बदलता रहता है। दूसरा चालू खाता। स्थायी पूंजी पद्धति में चालू खाता बनाया जाता है,
जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता नहीं बनाया जाता। फिर ऋणात्मक शेष, तो स्थायी पूंजी खाते का कभी ऋणात्मक या डेबिट शेष नहीं होता है, क्योंकि जो पूंजी खाते खोले जाते हैं वह क्रेडिट पक्ष से खोले जाते हैं, इसलिए इसका शेष सदैव स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट ही होता है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में जो शेष है वह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मदें स्थायी पूंजी खाते में केवल पूंजी का ही लेखा होता है और जो पुरानी पूंजी है या नई पूंजी है वो सभी प्रकार की पूंजी का लेखा होता है। यहाँ पुरानी और नई से मतलब है कि जो नया साझेदार आता है तो उसकी पूंजी का भी लेखा इसी में किया जाएगा। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में साझेदारों की पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस इत्यादि जो भी प्राप्तियां हैं वो समस्त प्राप्तियों को लिखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला भाग है तुम्हारा ख्याति। जैसा कि नाम सुना होगा आप लोगों ने कहीं, गुडविल। ये व्यवहारिक शब्द है, अक्सर सुनने में आता है कि मेरी मार्केट में इतनी गुडविल है या इतना नाम है कि मेरे नाम से तुम्हें उधार मिल सकता है। तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम, उसकी गुडविल, उसकी ख्याति होती है, उसी प्रकार से या उसकी ही वजह से किसी व्यवसायी के व्यवसाय की भी ख्याति होती है। अर्थात ख्याति क्या है? किसी व्यवसाय के कुछ कारणों से उत्पन्न प्रसिद्धि या नाम, जिससे व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होती है या व्यवसाय के मूल्य में वृद्धि होती है, उसे ख्याति कहते हैं। अब वो कौन से कारण हैं जिससे यह नाम, यह प्रसिद्धि या ख्याति उत्पन्न होती है? पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कि ख्याति उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, तो ध्यान से समझना इसको। व्यवसाय का उचित स्थान पर स्थापित होना, इसका क्या मतलब है? ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, ऐसे व्यवसाय जो ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर लोगों का आना जाना निरंतर लगा रहता है, जिससे आते जाते हुए लोग उस व्यवसाय को देखते हैं और कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। तो इससे उस व्यवसाय का लाभ बढ़ जाता है, क्योंकि जब ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। अब क्रय बढ़ेगा तो उसके विक्रय बढ़ेगा तो उसके लाभ में वृद्धि होगी। तो व्यवसाय का उचित स्थान पर स्थापित होना। दूसरा है व्यवसायी का व्यवहार कुशलता। इसका मतलब है
कि जो व्यापारी होता है या व्यवसायी होता है, यदि वह व्यवहार कुशल है, जिससे लोगों को या ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता है, तो लोग उसके पास ही अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए जाया करेंगे, जिससे उसके ख्याति में वृद्धि होती है। फिर सही माप तोल और उचित मूल्य, ये भी ख्याति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम या जो ग्राहक होते हैं वह ऐसे जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पर वस्तु का सही मूल्य लिया जाता हो, सही नाप तोल करके दी जाती हो वस्तु। कहने का मतलब जो उसके मानक हैं, जो मापदंड हैं, उसके अनुसार यदि विक्रेता वस्तु को विक्रय कर रहा है तो ग्राहक ऐसी जगह पर आकर्षित होंगे और उसकी व्यापारी की बिक्री में वृद्धि होगी, जिससे ख्याति उत्पन्न होगी या ख्याति बढ़ेगी। फिर ईमानदारी, ये भी उसी का अंतर्गत आता है। जो व्यवसायी ईमानदार होते हैं, अपने ग्राहकों का ख्याल रखते हैं, तो उसके ख्याति में वृद्धि होती है। विज्ञापन व प्रचार प्रसार, देखा होगा कि जब किसी वस्तु का जो व्यवसायी ज़्यादा विज्ञापन करवाता है या प्रचार प्रसार करता है, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वह अपनी बिक्री को बढ़ाने में विज्ञापन में प्रचार प्रसार के कारण सफल होता है, जिसके उसकी बिक्री में और ख्याति में वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं को सुविधाएं, ये भी आप लोगों ने देखा है आजकल। होम डिलीवरी जो है वो इसी का उदाहरण है। हमने कॉल किया और दुकानदार के यहाँ से हमारे घर पर, हमारे दिए गए पते पर हमारी मांगी गई वस्तु हमारे स्थान पर, हमारे घर पर पहुँच जाती है। तो ये जो सुविधाएं मिलती हैं, इन सुविधाओं से हम उसी व्यवसायी के यहाँ बार बार खरीदने को जाएंगे या बार बार उससे ही वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे उस व्यवसायी की बिक्री में और ख्याति में वृद्धि होती है। फिर वस्तु के मूल्यों में डिस्काउंट देकर या छूट देकर, ये भी ख्याति बढ़ाने का उपाय है। प्रायः ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, उनको लुभाने के लिए व्यवसायी अपनी वस्तुओं के मूल्य में छूट देते हैं या छूट देकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, जिससे ग्राहक ऐसे दुकानदारों या व्यवसायियों के पास अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हैं और उनकी बिक्री में वृद्धि होती है और उसके ख्याति का मूल्य बढ़ जाता है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। आगे के वीडियो में हम देखेंगे ख्याति के प्रकार, ख्याति की प्रकृति, ख्याति मूल्यांकन की विधियाँ आदि। ओके, नमस्कार।